नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी की कक्षा में, जहां पर आज हम प्रयास करेंगे कि हमारा अव्यय नामक अध्याय पूरा हो जाए। क्योंकि आज छोटे छोटे टॉपिक्स हमारे रहते हैं जिसमें हमारा संबंध बोधक अव्ययों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेनी है। उसके बाद हम लोग विस्मयादि बोधक अव्ययों पर चलेंगे, देन हम निपात को समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे पास समय होता और आप में धैर्य होता तो मैं और भी ज़्यादा डिटेल के साथ में चीज़ों को बताता, पर कोई बात नहीं, आपकी परीक्षा के हिसाब से यहाँ तक चीज़ें अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। फिर कभी ज्ञानवर्धन की बात तो फिर कभी हो जाएगी, जिन जिन की इच्छा होगी। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और जैसा मैंने बोला था कि सप्ताह में एक क्लास हमारी मिस हुई थी, तो आज उसकी क्षतिपूर्ति हम लोग कर रहे हैं। और मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ऐसा नहीं हुआ है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गुड मॉर्निंग गाइज, नमस्कार, जल्दी से आ जाइए। फिर आज के शानदार सेशन को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। मैं बहुत बढ़िया हूं, आप कैसे हैं आप बताइए। मैं बहुत बढ़िया हूं, बहुत शानदार। नमस्कार जी, बहुत बढ़िया मेरे भाई। और मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं पहले भी कि जब मैं नमस्कार बोलता हूं तो उसी में आप अपने सभी अभिवादनों को समाहित कर लिया करिए। उसी में सब जो जो आप बोलते हो, जैसे जो जो बोलते हो आप, सब उसमें ही आ जाएगा, जो भी अभिवादन के रूप में आप बोलते हो। नमस्कार में सभी का अभिवादन स्वीकार कर लिया जाता है। चलिए, हमारे पास समय का अभाव है। मैं सोच रहा था कि हमारी क्लास 10 बजे नहीं होगी किसी की, पर राहुल शर्मा सर की रीजनिंग की क्लास लगी हुई है, तो हमारे पास एक लिमिटेड ही टाइम है, तो हम चीज़ों को शुरू करते हैं। ठीक है, हम चीज़ों को शुरू करते हैं। और हम क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे संबंध बोधक अव्यय। क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे संबंध बोधक अव्यय। अब आप में से कुछ लोगों ने यह बात कही कि सर प्रयोग के आधार पर तो 3 होते हैं, परंतु नहीं। किसी किसी पुस्तक में ऐसा लिखा हो सकता है कि प्रयोग के आधार पर 3 हो सकते हैं, परंतु मूलतः तो 2 ही होते हैं। ठीक है, आप RW की किताब भी देखोगे, उसमें भी आपको ये मिलेगा, हिंदी किताब जिस पर उनका अंकित सर का फोटो है और नवीन सर का फोटो है, उसमें भी आप देखेंगे संबद्ध और अनुबद्ध ही मिलेंगे। और जो प्रामाणिक पुस्तकें हैं आपकी, बढ़िया जो वैयाकरणों द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, उनमें भी संबद्ध और अनुबद्ध ही लिखा मिलेगा आपको। संबद्ध और अनुबद्ध को भी हम लोग बताने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद फिर मूल और मौलिक और यौगिक जो है उनको भी जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हम लोग शानदार सेशन, जिससे आपको चीजें बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आने वाली हैं। तो संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है। शुरू के 10-15-20 मिनट में इसको पूरा करते हैं, फिर चलते हैं विस्मयादि बोधक पर, फिर चलते हैं अव्यय निपात पर। तो संबंध बोधक अव्यय को हमने क्या देखा था? हमने अर्थ के आधार पर कितने बताए थे? ये हमने बताए थे अर्थ के आधार पर, कि भाई अर्थ के आधार पर ये अव्यय कितने होते हैं। तो अर्थ के आधार पर हम लोगों ने इनके 13 होना निश्चित किया था, है ना? 13 होना निश्चित किया था, जिनमें आप शब्दों को थोड़ा सा देख लें। हालांकि इतना ज्यादा अंदर से चीजें पूछी बहुत कम जाती हैं, पर पूछ ली जाती हैं। तो ऐसा ना हो कि परीक्षा में कोई चीज आ जाए और फिर आप वहां मुझे याद करो कि मास्टर जी ये क्या हो गया, ये कैसे काम चलेगा ऐसे। हाँ हाँ, रिकॉर्डेड क्लास क्यों डाल रहे हो? भाई इस पे ध्यान मत दो। मैं रिकॉर्डेड क्लास कभी नहीं लेता हूँ, तुम्हारे नशे दूर नहीं होंगे। कितनी बार कहूँ मैं, वो ऑटोमेटिक टाइम अपलोड होता है वहां से, अभी थोड़ी देर में देखना अपने आप सही हो जाएगा वो। मैं कभी भी रिकॉर्डेड सेशन नहीं डालता हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर देखा था स्थानवाचक। इसमें कौन सा था? स्थानवाचक, यानी कि एक ऐसा संबंध बोधक अव्यय जो स्थान के बारे में डिस्कशन करता है। तो इसमें कौन कौन से वो शब्द आ जाएंगे जो स्थानवाचक को बताएंगे? तो इसमें आपका आ जाएगा, देखो, जैसे भीतर, जैसे शब्द आ जाएगा भीतर, जैसे शब्द आ जाएगा बाहर, जैसे शब्द आ जाएगा आपका आगे, शब्द आ जाएगा आपका आगे, है ना? आगे, आगे तो नहीं आएगा इसमें, ऊपर नीचे आएगा। ठीक है, आगे तो आपका अगले इसमें जाएगा, तो उसमें आपका शब्द आ जाएगा ऊपर, इसमें शब्द आ जाएगा आपका नीचे। ठीक है, अब शब्द आ जाएगा इसमें सामने, सामने शब्द आ जाएगा, और शब्द आ जाएगा इसमें पास। आदि आदि शब्द इसके अंतर्गत आ सकते हैं। इनको आप थोड़ा सा देखें
और नोट करने का प्रयास करें और थोड़ा जानने का इस चीज का प्रयास करें कि किस संदर्भ में प्रयोग हो रहे हैं। तो देखो, ये स्थान के संदर्भ में प्रयोग हो रहे हैं। स्थान मतलब कोई भी प्लेस, किसी भी प्लेस के बारे में इनका इस्तेमाल हो रहा है। तो भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे, सामने, पास आदि ये स्थानवाचक की तरह से आपके प्रयोग होंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाते हैं आपके कालवाचक। कौन से आ जाते हैं? कालवाचक। कालवाचक आपके आ जाते हैं। तो काल मतलब जिससे हमको थोड़े टाइम का पता लगेगा। काल का मतलब ये सब मैं आपको बता के आया हूं। वाचक का मतलब बताने वाला, स्थान का मतलब स्थान, वाचक का मतलब बताने वाला, काल का मतलब काल। तो काल मतलब समय। तो समय कैसे हो सकता है? समय के बारे में आप चीजों को जानने का प्रयास करें कि उसके बाद, है ना, ऐसे कि उससे, उसके बाद आया है या उससे पहले। तो बाद और पहले ये शब्द कहीं ना कहीं क्या करते हैं? समय की तरफ इशारा करने का काम करते हैं, टाइम को एक्सप्लेन करने का ये काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अभी कमेंट बंद कर दें और चीजों को समझने पे ज्यादा ध्यान दें, मेरी रिक्वेस्ट है। अब मैं देखना चाहूंगा कितने लोग मेरी रिक्वेस्ट मान करके और क्लास पर सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे। क्लास पर सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे। एक बार यहां पर चीजों को देखिए। हाँ, सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा अगर आप बहुत धैर्य से मेरी क्लास पढ़ेंगे ना। तो हिंदी में आपको एक भी डाउट रह जाए ऐसा संभव नहीं है। ऐसी गुरुजनों की कृपा है, ऐसी भगवान की कृपा है। तो बाद हो गया, पहले हो गया, उसके बाद आपका इसमें हो जाएगा आपका आगे और पीछे। आगे आ रहा है, उसके पीछे आ रहा है। तो आगे और पीछे को भी समय के अंतर्गत ही माना जाता है संबंध बोधक अव्ययों में। ठीक है, तीसरे नंबर पर हमारा कौन सा आ जाएगा? तीसरे नंबर पर हमारा आ जाएगा दिशावाचक। कौन सा आ जाएगा बाबू? तीसरे नंबर पर हमारा आ जाएगा दिशावाचक। तो दिशा मतलब ये थोड़ा डायरेक्शन के बारे में बात करेगा, इधर उधर, है ना, इस तरह शब्द आपके हो गए। तो दिशावाचक में हमारा यहां पर आ जाएगा जैसे तरफ, है ना, किस तरफ जा रहे हो, किस ओर जा रहे हो, है ना, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, हाय रब्बा। है ना, जब भाई साहब बुद्धि खराब हो जाती है और जवानी के दिन होते हैं और गालों से लावण्य टपकता है, ठीक है, जो जो केश होते हैं, जो जुल्फें होती हैं, उनसे मदमस्तता टपकती है और होठों से लालिमा के साथ प्रेम छलकने लगता है। उस समय ऐसे ही गाने गाए जाते हैं कि तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, हाय रब्बा। और ये गाते गाते उधर की तरफ मुड़ जाता है, यूपी पुलिस की भर्ती बिल्कुल साइड से निकल जाती है और फिर बाद में छाती पीट कर रोता है, उधर भी हाय रब्बा, बाद में ऐसे रोता है, ना इधर के रहे ना इधर के रहे। तो तरफ, और आसपास, ये शब्द हमारा क्या आ जाएगा? ये शब्द हमारे किस तरह से प्रयोग होंगे? दिशावाचक की तरह। तो मेरी रिक्वेस्ट है अभी इसको रोक लो, ये थोड़ा हाय रब्बा है रब्बा, उसके बाद हम लोग कर सकते हैं तो आनंद आएगा। चौथे नंबर पर कौन सा आ जाता है? चौथे नंबर पर हमारा आ जाता है साधनवाचक। कौन सा आ जाता है? साधनवाचक। तो साधन किसको कहते हैं? जिसके माध्यम से कोई कार्य किया जाता है, जिसकी मदद से कोई काम किया जाता है। तो साधन किसको कहते हैं? करण को कहते हैं। और करण की विभक्ति क्या रहती है? हाँ, करण की विभक्ति क्या रहती है? के द्वारा, मतलब द्वारा जो रहता है। अब आप किसी के द्वारा ही कोई काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी के द्वारा ही आपका कोई कार्य किया जा सकता है। तो इसमें आप लिखिए द्वारा, है ना, कि इसके द्वारा। इसी के लिए जरिए शब्द इस्तेमाल हो जाता है, जरिए, है ना। हालांकि ये शब्द हिंदी और अरबी फारसी का मिक्सचर है, क्योंकि इसमें आपकी नुक्ता जो ये है, नुक्ता जो लगता है नीचे, ये फारसी भाषा से आया है। तो जरिए शब्द आ गया। उसके बाद सहारे, इसके सहारे ऐसा काम हम लोग कर रहे हैं, आदि आदि शब्द हमारे किसमें आ जाते हैं? साधनवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं, साधनवाचक। उसके बाद पांचवें नंबर पर हमारा आ जाता है हेतुवाचक। कौन सा आ जाता है? हेतुवाचक आ जाता है। अगर आप हिंदी को बहुत ध्यान से समझोगे ना, तो आपको बड़े प्यार से सब चीजें समझ में आ जाएंगी और आप धीरे धीरे चीजों को रिलेट करने लगोगे। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम परीक्षा में हर एक सब्जेक्ट को अलग मान करके चलते हैं, पर सारी की सारी चीजें एक जगह ही आपकी होती हैं। क्या होती है? सारी की सारी चीजें एक जगह ही आपकी चलती हैं। जैसे यहां पर हेतुवाचक है, तो हेतु से आपके दिमाग में आना चाहिए, हेतु का मतलब होता है लिए, के लिए। और ये संप्रदान में आता है। संप्रदान में क्या होता है? संप्रदान कारक में कि किसी को कुछ देने का भाव या किसी के लिए, ठीक है। तो आपको तुरंत यहां पर बात पता होनी चाहिए। हाँ, आवाज रिपीट हो रही है? हाँ, क्या हुआ? आवाज रिपीट हो रही है मेरे भाई? नहीं, इस चीज को पढ़िए मेरे भाई, इससे अच्छा लगेगा आपको।
एक सेकंड, नहीं आवाज रिपीट नहीं होनी चाहिए, लाइव ही है मेरे भाई, रिकॉर्डेड नहीं है। मैं कभी रिकॉर्डेड क्लास नहीं लेता हूं, पढ़ने पे ध्यान दो। तो हेतुवाचक में थोड़ा सा देखें और समझने का प्रयास करें। हेतुवाचक में आ जाएगा, है ना, लिए, लिए शब्द आ जाएगा, वास्ते शब्द आ जाएगा, वास्ते शब्द आ जाता है इसमें, लिए वास्ते। अच्छा ठीक है, डन डन मेरे भाई, डन, बहुत शुक्रिया आपका। तो लिए हो गया, वास्ते हो गया, निमित्त शब्द आ जाता है, निमित्त, निमित्त शब्द आ जाता है। निमित्त भी लिए के लिए होता है। बहुत एक राजस्थान एसआई में मैं पढ़ा रहा हूं अभी, मैंने आपको बताया भी था, वहां पर उन्होंने इतने शानदार तरीके से क्वेश्चन पूछे कारक में, कि उन्होंने संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है, को और के लिए, तो उन्होंने वहां पर क्या शब्द इस्तेमाल किया, के हेतु, के निमित्त। बच्चा घूम जाएगा भाई साहब, के हेतु के निमित्त, इसमें ये तो कभी पढ़ा ही नहीं। तो हेतु और निमित्त जो शब्द होता है ये लिए के बराबर ही माना जाता है, इक्वल टू लिए है। तो निमित्त आपका आ जाएगा इसमें। उसके बाद इसी में आ जाएगा आपके हेतु, और इसी में आ जाएगा चलते, इसके चलते। तो आदि आदि शब्द किस में चले जाएंगे बाबूजी, आदि आदि शब्द आपके हेतुवाचक में चले जाएंगे। ये हो गए हमारे 5। उसके बाद हम आगे देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगला हमारा जो हो जाएगा वह हो जाएगा, कौन सा नंबर था, 5वां, 6ठा, संग्रहवाचक। अगला हमारा कौन सा हो जाएगा, संग्रहवाचक हमारा हो जाएगा, संग्रहवाचक। तो संग्रह, संग्रह का मतलब क्या होता है, जोड़ना, चीजों को जोड़ना। संग्रह का मतलब होता है जोड़ना। हाँ, इस बार बस यही चीज दिमाग में रखें कि सिलेक्शन पाना है तो बस पाना है। तो संग्रहवाचक में क्या आ जाएगा, इसमें आपको लगभग, है ना, लगभग शब्द आ जाएगा इसमें। इसमें आपका भर शब्द आ जाएगा, क्या आ जाएगा, भर शब्द आ जाएगा। इसमें आपका तक शब्द आ जाएगा। तो आप देखो कि लगभग, भर, भर, ये कहीं ना कहीं संग्रह, इकट्ठा करने को इशारा करते हैं कहीं ना कहीं। तक, ये क्या करते हैं, इशारा करते हैं आपका धीरे धीरे। तो लगभग हो गया, भर हो गया, तक हो गया, आदि आदि शब्द आपके किसमें चले जाएंगे, आपके संग्रहवाचक में चले जाएंगे। 7वें नंबर पर आपको देखना चाहिए, इसमें आ जाता है तुलनावाचक। तो जहां पर आपके संबंध बोधक अव्यय तुलना करने का काम करते हैं, वहां पर तुलनावाचक आ जाएगा। जैसे आप देखने का प्रयास करो कि इसके आगे तुम क्या हो, इसके सामने ये फीका है ना, सामने, इसके आगे, है ना, इसके आगे तो कोई भी नहीं है भाई, इसके सामने तो कोई बोल ही नहीं सकता है, इसकी अपेक्षा तो कोई भी नहीं है। तो ये शब्द देखो क्या है, ये कहीं ना कहीं तुलना से रिलेटेड है। तुलना को इंग्लिश में कंपैरिजन कहा जाता है। तो जहां पर तुलना या समानता दिखाने का प्रयास करते हैं, विशेषकर तुलना यानी कि कंपैरिजन, वहां पर इस तरह के शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हुए देखे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, तुलनावाचक के बाद हमारा हो जाएगा साहचर्यवाचक। साहचर्यवाचक, तो शब्दों को थोड़ा सा गंभीरता से यदि हम देखें तो हमको पता लग सकता है साहचर्य किसको कहते हैं। देखो, साहचर्य किसको कहते हैं, इस साहचर्य शब्द का अर्थ होता है साथ या संग। इसका क्या अर्थ होता है, साथ या संग, साथ या संग। जैसे कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे संग, है ना, तो किसी का भी साथ और संग होना, यही साहचर्य होता है। साहचर्य का मतलब साथ या संग माना जाता है आपका। तो साहचर्यवाचक में अगर आप देखें तो इसी में यही शब्द आ जाएंगे, जैसे संग आ गया, जैसे साथ शब्द आ गया, जैसे सहित शब्द आ गया, सहित, सहित शब्द भी इसी में आ जाएगा। संग, साथ, सहित, साथ होने के बारे में, टुगेदर के सेंस में ये चीज आपकी प्रयोग हो रही है, ये ध्यान रखें। उसके बाद इसी में अधीन शब्द आ जाएगा, अधीन, और इसी में वश शब्द आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वश शब्द आ जाएगा। तो आदि आदि शब्द जो हैं वो इसमें आपके माने जाते हैं साहचर्यवाचक में। ठीक है, साहचर्यवाचक में आगे 9वें की तरफ ध्यान दो। 9वां हमारा जो हो जाता है ये आ जाता है विनिमयवाचक। क्या आ जाता है, विनिमय, विनिमयवाचक। तो आप अगर एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप सभी सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से मान्यता देते होंगे। क्या देते होंगे जी, बहुत बढ़िया, बहुत। आप सभी सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से मान्यता देते होंगे, जिसमें आपको इकोनॉमी भी पढ़ते होंगे। इकोनॉमी में एक्सचेंज वर्ड आपने सुना होगा, एक्सचेंज, और उसमें आपने एक्सचेंज में 2-3 चीजें पढ़ी होंगी, जिसमें एक्सचेंज को ही विनिमय कहा जाता है, विनिमय।
तो आपने पढ़ा होगा बार्टर एक्सचेंज यानी कि वस्तु विनिमय पढ़ा होगा, आपने मुद्रा विनिमय पढ़ा होगा। पहले क्या होता था, जैसे अभी भी किसी गांव में होता है, बचपन में भी आपने काम किया होगा कि गांव में, देहात में, गलियों में कोई कुछ भी सामान बेचने आता था तो हम लोग क्या करते थे, घर में से अनाज, नाज जो है उसका एक गिलास भर कर ले गए, उसे दे दिया, उसके बदले हमने क्या ले ली, कुल्फी ले ली। तो वस्तु के बदले वस्तु देना, ये क्या है, वस्तु विनिमय। और मुद्रा के बदले वस्तु लेना, ये है मुद्रा विनिमय। ये चीज आपको समझनी चाहिए। तो विनिमय का मतलब क्या होता है, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज करना, ठीक है, बदलना, एक्सचेंज करना होता है। तो जो विनिमय को दिखाने वाले शब्द होते हैं वो हमारे क्या माने जाते हैं बाबू, वो हमारे विनिमय वाचक माने जाते हैं। जैसे इसके जगह ये दे दो, इसके बदले ये दे दो, इसकी एवज में ये दे दो। तो जगह, बदले और एवज, ये विनिमय वाचक शब्दों की तरफ आपका इशारा करते हुए नजर आते हैं। तो थोड़ा शब्दों की तरफ अगर हम गौर करेंगे तो हमको सब चीजें समझ में आ जाएंगी, कुछ भी दिक्कत, समस्या वाली बात हमारे सामने नहीं होगी। तो 9 हो गए हैं। उसके बाद 10वां कौन सा है, 10वां इसमें आपका आ जाता है व्यतिरेक वाचक। क्या आ जाता है, व्यतिरेक वाचक। व्यतिरेक वाचक इसमें आपका यह आ जाएगा। और व्यतिरेक किसको कहते हैं, व्यतिरेक जो होता है ये अंतर को दिखाता है। अंतर मतलब डिफरेंस, अंतर मतलब भेद को दिखाता है। तो व्यतिरेक को अगर हम कहें यहां पर, ये डिफरेंस को दिखाने का काम करता है। डिफरेंस को दिखाने का, अंतर को या भेद को दिखाने का जो काम करता है वह व्यतिरेक वाचक कहलाता है। बहुत सारे हिंदी में शब्द ऐसे हैं अच्छे अच्छे जो अपने आप को हिंदी का धुरंधर मानते हैं, वो भी भाई सब गोली हो जाते हैं, वो भी साफ हो जाते हैं, उनको भी बुद्धि ठप पड़ जाती है। ये शब्द आ जाएगा ना व्यतिरेक, भाई सब मैक्सिमम लोगों को पता नहीं लगेगा। जैसे अन्वय शब्द है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो बड़े खतरनाक होते हैं हिंदी में। तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे आपका अतिरिक्त, अतिरिक्त शब्द इसमें आ जाएगा। जैसे इसमें बजाय शब्द आ जाएगा, बजाय शब्द आ जाएगा। जैसे इसमें रहित शब्द आ जाएगा। और जैसे इसमें बिना शब्द आ जाएगा, बिना। तो बिना, बिना नहीं, बिना शब्द आ जाएगा। तो ये व्यतिरेक हैं। तो इसके अतिरिक्त, इसके बजाय, इसके रहित, तो भेद को, अंतर क्रिएट करते हैं, अलग करने की सेंस में। किस सेंस में, अलग करने की सेंस में प्रयोग होते हैं। अलग करने के, अलग करने के, अलग करने, अलग करने के सेंस में यहां पर चीजें आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो 11वां देखते हैं वो देखते हैं हम विषयवाचक। कौन सा देखते हैं, 11वां। इसके बाद संबद्ध और अनुबद्ध को बताऊंगा प्रयोग के आधार पर, फिर हम व्युत्पत्ति के आधार पर देखेंगे, ठीक है। तो गति जो है वो थोड़ी सी अगर आपको तेज लग रही होगी तो वो तेज नहीं है, बिल्कुल सही है। हाँ, ये भी पढ़ा रहे हैं, ये भी हिंदी में है, नहीं पता था बेटे। भी हिंदी में तो बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, हिंदी में बहुत सारी चीजें हैं। कभी आपको देखो, संभवतः आप एसआई की तैयारी करोगे अगली भर्ती में, तो एसआई अगर पढ़ने का अवसर मिलेगा तो फिर मैं विशिष्ट रूप से पूरी हिंदी पढ़ाऊंगा। अभी तक मैंने पूरी तरह से हिंदी आरडब्ल्यू पर नहीं पढ़ाई है। सबसे विशिष्ट बैच जो मैंने पढ़ाया है अब तक वो राजस्थान एसआई का पढ़ाया है, क्योंकि वहाँ की पीसीएस जो परीक्षा करवाती है, वहाँ की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो। और मैं उससे भी उत्तम एक बैच पढ़ाऊंगा जो हिंदी के बिल्कुल नस नस को खोल करके रख देगा। बट उसमें मेरे को 5 से 6 महीने कम से कम मुझे चाहिए। बट हर एक टॉपिक को हम जड़ से खींच लाएंगे। और अगर वो बैच कोई करता है, जब भी वो किसी परीक्षा के लिए आएगा या कैसे भी आ सकता है, अगर उस बैच को कभी भी कोई करता है तो हिंदी का वो महारथी हो जाएगा, ये बात ध्यान रखें। तो इसमें क्या चीज है हमारा, विषयवाचक। विषयवाचक, तो विषयवाचक जो है मतलब किसी विषय के बारे में बताने वाले जो शब्द हैं उसकी तरफ यहां पर आपका ध्यान जाएगा। जैसे कहीं पर लिखें लेख, है ना, लेख शब्द आ जाएगा। जैसे विषय शब्द आ जाएगा। लेख तो लिखना सही नहीं है, विषय लिखना ज्यादा सही है। विषय, विषय शब्द लिखना ज्यादा सही है, ठीक है। विषय शब्द लिखना यहां पर ज्यादा उपयुक्त हो जाएगा। और भरोसे शब्द, ये थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, पर ये शब्द ऐसे ही है यहाँ पर, विषय। और उसके बाद 12वां जो हमारा हो जाएगा, 12वां आपका हो जाएगा सादृश्यवाचक। क्या हो जाएगा, सादृश्य। तो आप क्या पढ़ते हो, आप उसमें रीजनिंग में टॉपिक पढ़ते हो सादृश्यता। क्या पढ़ते हो, सादृश्यता। एनोलॉजी, एनोलॉजी पढ़ते हो आप लोग। तो सादृश्य का मतलब है कि एक जैसा दिखना। कैसा दिखना,
एक जैसा दिखना, एक जैसा दिखना, ये सादृश्यता है। एक जैसा दिखना, ये सादृश्यता है, सादृश्यता। तो सादृश्यतावाचक यानी सादृश्यवाचक जो हमारे शब्द आ जाएंगे उसमें क्या हो जाएगी, समानता को, कि भाई उसके समान दिख रहा है ना, के जैसा, जैसा शब्द आ जाएगा, तो ये सादृश्यता को दिखा रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ऐसे और भी शब्द आ जाएंगे मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डेड नहीं है तो मेरा नाम लो, ठीक है। अभी आपका नाम चला गया, अजय नापित। हाँ, अब मैं तुमको ब्लॉक करा दूं तो कैसा लगेगा? हाँ, अगर मैं तुमको ब्लॉक करा दूं तो कैसा रहेगा मेरे भाई? समान, जैसा, उसके बाद इसमें आ जाएगा आपका समान आ गया, जैसा आ गया, उसके बाद इसमें एक शब्द आ जाता है मुताबिक, मुताबिक शब्द भी इसी में आ जाता है। मुताबिक के बाद इसमें तुल्य आ जाएगा, तुल्य शब्द आ जाएगा। इसमें सदृश शब्द आ जाएगा, सदृश, इसको सही से लिखते हैं नहीं तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। सदृश लिखते हैं, सदृश शब्द लिखते हैं, आदि, सदृश शब्द लिखते हैं, आदि आदि, हमारा यहां पर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आदि आदि शब्द हो जाएंगे। और 13वां जो हमारा इसमें हो जाएगा, 13वां जो इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा विरोधवाचक। कौन सा? विरोधवाचक, विरोधवाचक इसमें हो जाएगा। तो जो विरोध दिखाने का अपने आप में काम करे, उसमें आपका सिंपल क्या क्या आ जाएगा, जैसे विपरीत शब्द आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विपरीत शब्द आ जाएगा। जैसे इसमें आपका विरुद्ध शब्द आ जाएगा, विरुद्ध शब्द आ जाएगा। और जैसे इसमें खिलाफ शब्द आ जाएगा। क्या आ जाएगा? खिलाफ शब्द आ जाएगा। आदि शब्द आपके इसमें आ जाते हैं, ये आपके विरोधवाचक संबंध बोधक अवयवों में आ जाते हैं। तो यहां तक आपने देख लिया और यहां तक चीजों को आपने समझ लिया। हाँ, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री ये सब आएगा, धीरे धीरे आएगा। ठीक है। हम्म हम्म। ये टाइम अपने आप से देखो, अभी तो 10 बज के कुछ मिनट हो रहे थे और अभी ये इतना आगे टाइम बढ़ गया। मुझे लगा 10:15 बज रहे थे। तो ये टाइम अपने आप अपडेट होता रहता है। चलें आगे। एक बार बताओ, यहां तक की स्थिति ठीक है, स्पष्ट है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? अब मैं बताऊं प्रयोग के आधार पर संबद्ध और अनुबद्ध को। हाँ बताओ, एक बार थम्स अप करो मेरे प्यारे। आज पूरा करना है इसको, फटाफट पूरा करके तुरंत विस्मयादि बोधक पर फिर निपात पर जाना है। आज 28 तारीख है मेरे भाई। अरे भाई तुम, मैं ब्लॉक करा दूंगा भाई साहब तुम्हें, जो छेड़ रहे हो तुम। हाँ अभी बोलूंगा तुमको, जैसे तुम ब्लॉक हो गए तुमको पता लग जाएगा हाँ लाइव क्लास थी। हाँ, अगर अब के बारे में कोई बोला ना तो ब्लॉक करा दूंगा। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या चीज है, अब आपको समझ में आएगा प्रयोग के आधार पर। यहां पर हम देखते हैं क्या, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय, प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय, प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय, प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय। तो कितने प्रकार हैं? 2 भेद हैं भाई साहब, 2 भेद हैं, 2 भेद हैं, 2 भेद हैं। 2 भेदों में हम क्रमशः इधर उधर ही लिख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं संबद्ध, है ना, संबद्ध, संबद्ध संबंध बोधक अव्यय, संबद्ध संबंध बोधक अव्यय, संबद्ध संबंध बोधक अव्यय। एक तो हमने यहां पर लिख लिए और दूसरे हम इसी के बराबर में यहां पर लिख लेते हैं साइड में। यहां पर दूसरे वाला हमारा कौन सा है? अनुबद्ध। क्या चीज है? अनुबद्ध। अब मैं आपको जब शब्द बताऊं, इनके अर्थ खोलने शुरू करूंगा ना, तब आपको एकदम से मजा आ जाएगा। संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। तो सबसे पहले तो आप इन शब्दों को ही पकड़ो। देखो यहां पर ये दोनों के दोनों शब्द यहां पर लिखे हुए हैं, संबद्ध और अनुबद्ध। इनके साथ में संबंध बोधक अव्यय, इनके मतलब तो आपको पता ही है, संबंध बोधक अव्यय है, संबंध बनाने का काम करते हैं संज्ञा या सर्वनाम के बाद लग करके। परंतु इस शब्द को देखना जरूरी है, संबद्ध। तो संबद्ध को अगर आप देखने का प्रयास करोगे तो सम और बद्ध, सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है सम्यक रूप से। कैसे? सम्यक, सम्यक रूप से।
इस तरह से सम्यक रूप से। और बद्ध का मतलब होता है बंधा होना। बद्ध का मतलब क्या होता है? बंधा होना। आप आगे चल करके क्या पढ़ोगे? आगे चल करके आप विलोम शब्द पढ़ोगे, उसमें बद्ध का मुक्त पढ़ोगे। मुक्त मतलब जो छूटा हुआ है, बद्ध मतलब जो बंधा हुआ है। तो यहां पर संबद्ध जो शब्द आया, तो यहां पर लिखा जाएगा इसका अर्थ सम्यक रूप से बंधा हुआ। कैसे? सम्यक रूप से बंधा हुआ, सम्यक रूप से बंधा हुआ, सम्यक रूप से बंधा हुआ। तो जो सम्यक रूप से बंधा हुआ है उसको संबंध बोधक कहते हैं। तो एकदम से दिमाग में आना चाहिए कि सर सम्यक रूप से बंधे होने का क्या मतलब है। तो आपको याद रखना है, सम्यक रूप से बंधे होने का मतलब है, आपको पता है कि संबंध बोधक जो अव्यय होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम के बाद ही आते हैं। परंतु दो तरह से ये संज्ञा या सर्वनाम के बाद आ सकते हैं। पहला तो संज्ञा के बाद कोई विभक्ति हमको दिखाई दे, है ना, संज्ञा के बाद कोई विभक्ति हमको दिखाई दे और उसके बाद ये अव्यय हमको आते हुए दिखाई दे। ठीक है, अगर इस फॉर्मेशन में कोई अव्यय आ रहा है कि संज्ञा हो, उसके बाद कोई विभक्ति हो, उसके बाद अव्यय आए, तो उसको माना जाएगा सम्यक, मतलब ठीक प्रकार से बंधा हुआ, अच्छी तरह से बंधा हुआ। और अच्छी तरह से तो बंधा हुआ तभी माना जाएगा जब बीच में रस्सी का काम विभक्ति करती हो। ठीक है, विभक्ति करती हो। अब तुरंत यहां पर आ जाओ, अनुबद्ध शब्द जो है, अनुबद्ध शब्द जो है प्यारे, ये अनुबद्ध शब्द भी दो चीजों से मिलकर बना है। इसमें अनु उपसर्ग है और बद्ध का मतलब बंधे होना। बद्ध का मतलब बंधे होना, तो अनु उपसर्ग का मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है बाद में, है ना, बाद में, या इसका अर्थ होता है पीछे, इसका अर्थ होता है पीछे। और बद्ध का मतलब क्या होता है? बंधे होना, बंधा होना। बद्ध का मतलब क्या होता है? बंधे होना। तो अनुबद्ध का अर्थ सीधे सीधे क्या आ जाएगा? सीधे सीधे क्या आ जाएगा कि बाद में या पीछे लगे होना, बाद में या पीछे बंधे होना, बाद में या पीछे बंधा होना, बाद में या पीछे बंधा होना। तो एकदम से आपके दिमाग में बात आनी चाहिए एकदम से कि बाद में या पीछे बंधे होना क्या होता है मास्टर जी? तो बाद में या पीछे बंधे होने का सीधा सीधा मतलब है कि संज्ञा के तुरंत बाद अव्यय आ जाएगा। संज्ञा के तुरंत बाद अव्यय आ जाएगा, संज्ञा के तुरंत बाद अव्यय आ जाएगा। संबद्ध का मतलब अच्छी तरह से बंधा हुआ, यानी संज्ञा उसके बाद कोई विभक्ति आवे फिर अव्यय आवे। और अनुबद्ध का मतलब होता है संज्ञा के बाद डायरेक्ट कोई अव्यय आ जाए। अनु का मतलब होता है पीछे, अनुगत जो फॉलोवर होता है, आई फॉलो यू, यानी कि यू आर माई फॉलोवर। तो फॉलोवर को हिंदी में कहा जाता है अनुगत। अनु का मतलब पीछे और गत मतलब चलने वाला। तो पीछे चलने वाला यानी अनुसरण करने वाले को क्या कहा जाता है? आपका फॉलोवर कहा जाता है। तो आप यहां पर इसके उदाहरण देखिए, जैसे हम इसमें कहने लगे कि इसमें कौन कौन से हमारे ऐसे हो सकते हैं जो इस तरह से हमको दिखाई दें। तो जैसे हमने लिखा आगे, जैसे हमने लिखा पीछे, जैसे हम यहां पर लिखें समीप, और जैसे हम यहां पर लिखें बिना। तो ऐसे ऐसे और भी हो सकते हैं, परंतु ये प्रमुख हैं, ये आपके संबद्ध में आ जाएंगे। देखो इनके उदाहरण देखने का आप लोग प्रयास करो, उदाहरण से आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये वाला फॉर्मेशन आपका काम कर रहा है। हाँ, इसमें क्या है? इसमें लिखो आप रमा के आगे, है ना, रमा के आगे, रमा के आगे महेश खड़ा है, रमा के आगे महेश खड़ा है, रमा के आगे महेश खड़ा है। और जब मेरे को समझाना होता है ना, तो मैं ऐसे ही समझाता हूं, ऐसे बराबर बराबर रख के, इससे चीजें बहुत अच्छे समझ में आती हैं। बाबू अब एक चीज देखने का प्रयास करो ध्यान से, यहां पर क्या है? आगे लिखा है ना, आगे, तो आगे एक अव्यय है, और यहां पर रमा क्या है? संज्ञा है। बीच में क्या आ रही है? बीच में आ रही है विभक्ति। क्या ये फॉर्मेशन ही ये नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा हूं? यस और नो, यस और नो। आप देखो यहां पर संज्ञा है, उसके बाद विभक्ति है, उसके बाद आपका अव्यय लगा हुआ है। तो ये वाली जो फॉर्मेशन होती है, ये वाली फॉर्मेशन संबद्ध, संबंध बोधक अव्ययों में होती है। इज दैट क्लियर? यस और नो काइंडली मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, बताइए। बताइए मेरे भाई। हाँ, नहीं, जो मैं बता रहा हूं आप उस पर विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, यस और नो? हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है? ये बिल्कुल जरूरी है, आप समझने पे ध्यान दो। तो देखो दिख रहा है ये एक एग्जांपल, इसमें मैं और टिका देता हूं, यही लगे लारे, है ना, लगे लारे हमारे क्षेत्र में बोला जाता है
पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगे ला रहे, तो उसको ये, इसमें जैसे एक एग्जाम्पल और है, किताब के बिना, क्या लिखा जैसे हमने, किताब के बिना कैसे पढ़ेंगे, है ना, कैसे पढ़ेंगे, राम सर के पास चले जाएंगे, किताब के बिना पढ़ लेंगे। तो आप यहां पर भी देखने का प्रयास करो, किताब संज्ञा है, बिना अव्यय है, और बीच में क्या है के। तो ये होता है सही तरीके से बंधे होना। तो ये संबंध बोधक अव्यय आ जाएगा। और अगर आप यहां पर देखने का प्रयास करोगे तो इसमें आप जैसे लिखिए, इसमें कौन कौन से आपके आ जाएंगे, जैसे इसमें आ जाएगा आपका भर, जैसे इसमें आ जाएगा आपका तक, जैसे इसमें आ जाएगा आपका सहित, आदि आदि शब्द आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज आदि शब्द आपके इसमें आ जाएंगे, आदि शब्द आपके इसमें आ जाएंगे। तो आप उदाहरण देखो, यहां पर क्या होगा, यहां पर डायरेक्ट इसके पीछे आते लगेंगे, जैसे है ना, कटोरे भर खीर खाओ, कटोरे भर खीर खाओ तभी तो माने जाओगे, कटोरे भर खीर खाओ, कटोरे भर खीर खाओ। तो ज्यादा चिंता मत करो, सीधे देखो यहां पर क्या है, कटोरा संज्ञा है और कटोरे के तुरंत बाद अव्यय आ रहा है, तुरंत बाद अव्यय आ रहा है, ये आपका यहां पर अव्यय है और बाबूजी यहां पर ये आपकी संज्ञा है। तो जहां पर अब ये प्रयोग के आधार पर हम यूज कैसे कर रहे हैं उस आधार पर, तो जहां पर तुरंत बाद लग जाए वो अनुबद्ध है, और जहां पर विभक्ति के साथ मिलता हुआ लगे वो संबद्ध है। बोलो कि आपको समझ में आ गया है, फिर मैं तुरंत आगे चलता हूं। बताओ विभक्ति क्या होता है भाई। अगर अभी भी आपको विभक्ति पूछना पड़ रहा है, इसका मतलब आपने पिछले चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है। कारक को पढ़िए, विभक्ति समझ में आ जाएगा। कारकों के जो परसर्ग होते हैं, कारकों के जो चिन्ह होते हैं, उन्हीं को विभक्ति कहा जाता है। हाँ, बोलो समझ में आ गया। एक बार स्माइल के साथ थम्स अप आना चाहिए, फिर मैं फटाफट इसका बता करके मौलिक और यौगिक तुरंत आगे बढ़ जाएंगे विस्मयादि बोधक अवयवों पर। हाँ, क्लियर हो गया ना। तो ये दो भेद होते हैं, संबंध बोधक, और इसी को विभक्तिक, सविभक्तिक और निर्विभक्तिक, इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं पर ऑफिशियल नेम यही है। अब देखो, इसी को सविभक्तिक कह सकते हो, स मतलब सहित, विभक्ति के मतलब विभक्ति के, इसी को सविभक्तिक बोल सकते हो। ये विभक्ति के बिना है, ये निर्विभक्तिक है, बिना विभक्ति के। तो वही तो बात है, उसमें एक उभय विभक्तिक है, पर वो कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। यही कॉन्सेप्ट जो है, जो बड़े बड़े वैयाकरणों ने माना है और चीजों को देखने का प्रयास किया। बहुत शानदार। अब हम तीसरे नंबर पर चलते हैं, तीसरे नंबर पर चलते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, इस पे चलते हैं हम तीसरे नंबर पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। चलो बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। व्युत्पत्ति के आधार पर देखो, अगर आप चीजों को अच्छे से समझने का प्रयास करोगे ना, तो इंटरेस्ट इतना डेवलप हो जाएगा कि आपको क्लास का पता नहीं लगेगा। और आप अगर चीजों को ये करोगे, यार खाना पूर्ति सर, बस कोर्स पूरा कर दो, चलने दो, तो सच बताऊं कि मैं तो फिर नहीं पढ़ा पाऊंगा। मेरे को ऐसे पढ़ाना कतई पसंद नहीं है कि मैं घास काटूं या ऊपर ऊपर परिभाषाएं लिख दूं और चला जाऊं। ठीक है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय, व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय, एसआई तक की परीक्षा में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अव्यय कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो भेद हैं। बस सीधे ही लिखेंगे मौलिक और यौगिक, मौलिक और यौगिक। मौलिक सीधा लिखेंगे मौलिक और सीधा लिखेंगे यौगिक। ठीक है, और ज्यादा इसमें विस्तार की जरूरत हमको नहीं है ना। मौलिक और यौगिक। तो मौलिक का मतलब क्या है? मौलिक का मतलब क्या है? मौलिक जो आया है ये मूल शब्द से आया है। किससे आया है? मूल शब्द से। मूल शब्द से, मूल शब्द से मौलिक बना। तो मूल का मतलब क्या होता है? जड़ से। मूल मतलब अपनी असली अवस्था। तो मौलिक अव्यय कौन से होते हैं? तो यहां पर सीधे सीधे लिखिए, वे अव्यय, वे अव्यय जो अपनी मूल अवस्था में रहते हैं, जो अपनी मूल अवस्था में, जो किसमें? अपनी मूल अवस्था में पाए जाते हैं। मूल अवस्था में रहते हैं, वो क्या है? रहते हैं, वो क्या है? मूल अवस्था में रहते हैं, मूल अवस्था में रहते हैं, मूल अवस्था में रहते हैं, मूल अवस्था या मूल रूप में रहते हैं, और अन्य शब्दों से नहीं बनते। क्या ना? और अन्य शब्दों से निर्मित नहीं है, और अन्य शब्दों से, और अन्य शब्दों से नहीं बने हैं, अन्य शब्दों से नहीं बने हैं, अपने मूल रूप में ही वो हैं। तो ऐसे जो शब्द होते हैं, ऐसे जो अव्यय हैं, वो आपके मौलिक कहलाते हैं। जैसे इसमें हम लिख दें, जैसे हम इसमें लिख दें, जैसे हमने लिख दिया बिना,
जैसे हमने इसमें लिख दिया पर्यंत, जैसे हमने इसमें लिख दिया पर्यंत, जैसे हमने लिख दिया इसमें पूर्वक। तो ऐसे ऐसे जो शब्द होते हैं जो अपनी मूल कंडीशन में हमको दिखाई दे रहे हैं, अपनी मूल अवस्था में हैं या मूल रूप में हैं और अन्य शब्दों से नहीं बने हैं, उनको मौलिक कहा जाता है। जबकि इसका विपरीत यौगिक जो है ये योग शब्द से बनेगा। किससे बनेगा? योग शब्द से निर्मित है। यौगिक जो है वो योग शब्द से निर्मित है। और योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है जुड़ना, है ना। योग का मतलब होता है मिलना। योग का मतलब क्या होता है? मिलना। तो अगर हम इसमें सीधे ही परिभाषा लिखने पे आ जाएं तो हमको लिखना पड़ेगा वे अव्यय जो अन्य शब्दों से निर्मित होते हैं, जो अन्य शब्दों से निर्मित होते हैं, अन्य शब्दों से निर्मित होते हैं, जो अन्य शब्दों से निर्मित होते हैं, जो अन्य शब्दों से निर्मित होते हैं। और इन अन्य शब्दों में क्या क्या आ सकता है? तो सीधे ही हम कह सकते हैं कि भाई जो संज्ञा से बने हों, जो सर्वनाम से बने हों, है ना, जो सर्वनाम से बने हों, संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जो मिलकर बने होते हैं उनको हम यौगिक कह लेते हैं। दैट्स ऑल। इसमें इतना ज्यादा कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। जैसे में अगर आप लेना चाहें, तो अपेक्षा शब्द आ जाएगा इसी में, है ना। इसी में आपका समान शब्द आ जाएगा, इसी में आपका द्वारा शब्द आ जाएगा, आदि आदि। तो ये चीज है। मौलिक का मतलब जो अपने मूल रूप में रहते हैं और अन्य किसी शब्दों से नहीं बने हैं, और यौगिक मतलब जो अन्य शब्दों के माध्यम से निर्मित हो रहे हैं, संज्ञा सर्वनाम आदि से, उनको यौगिक कह देते हैं। इसमें इतनी सी ही बात है। बताओ यहां पर क्लियर हो गया सब? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ यार, ये तो 40 मिनट इसी में भाग गए। हाँ, व्युत्पत्ति के आधार से सही नहीं सही पढ़ाया गया है। हाँ नहीं, आपका बहुत बड़ा वहम है, ये राजपाल सिंह की किताब से पढ़ाते हैं। मेरे पास अगर मैं कभी दिखाऊंगा, अभी तो मैशी हो रही है पूरी की पूरी, हाँ मैशी हो रही है पूरी की पूरी स्टूडियो। मेरे पास कम से कम इस रूम में 2500 के आसपास किताबें छोटी बड़ी मिला करके विभिन्न विषयों पर। उसमें हिंदी व्याकरण की कम से कम 15-16 किताबें हैं, जिसमें डॉक्टर हरदेव बाहरी, है ना, कामतानाथ गुरुजी हैं, वासुदेव नंदन हैं, उसमें आपके डॉक्टर राघव प्रकाश हैं, उसमें आपके डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे हैं, जो बड़े वैयाकरण मान, भोलानाथ तिवारी हैं। इन विशुद्ध वैयाकरणों की बात है, उनकी बुक्स को पूरा का पूरा निचोड़ निकाल करके मैं आपको पढ़ाता हूँ, है ना। और नहीं और भी बहुत सारी किताबें मैंने ऑर्डर कर रखी हैं, मैं निरंतर पढ़ता रहता हूँ और पढ़ाता रहता हूँ। चलिए ठीक है, आज इसको पूरा करने का मेरा मन है, पर देखो क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं सीधे कहां पर? अब चलते हैं हम विस्मयादि बोधक काव्य पर। साइड प्लीज, बिल्कुल हो जाएंगे भाई, नोट कर लो आप इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे तो मैं थोड़ा साइड ही निकलना पड़ेगा मुझे। हाँ चलो, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं मेरे भाई। बहुत शानदार। ठीक है, और ये जो बुक्स है ना, हरदेव बहारी और ये सब किताबें जो हैं, अन्य किताबें हैं, इनको आप अगर चाहेंगे तो आप वो पढ़ें। आपके लिए पुस्तक नहीं बनी है। आपके लिए पुस्तक जैसे, मतलब आप बोल रहे हैं कि ये RWA किताब है, बहुत अच्छी बुक है, राजपाल की किताब भी बहुत अच्छी बुक है, तो ये इस तरह की जो बुक्स हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, इनको पढ़ना चाहिए आपको, अगर आपका पढ़ने का मन भी है। इन किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनमें आप इतने ज्यादा उलझ जाओगे कि आपका दिमाग घूम जाएगा। तो यहां पर अब हम लिखते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। कौन से लिखते हैं? चौथे नंबर पर विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय आपके इसमें आ जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा पकड़ना चाहिए। बोधक का मतलब क्या है? बोधक का मतलब बोध कराने वाला। बोधक का मतलब क्या है? बोधक का मतलब है बोध कराने वाला, पता लगाने वाला। अव्यय अव्यय है। देखो यहां पर इसने क्या कहा है, यहीं पर ये इशारा कर रहा है, पर आप में से मैक्सिमम लोगों ने कभी इस शब्द पर गौर करने का प्रयास नहीं किया होगा। यहां पर इसने शब्द यूज किया है विस्मय आदि, है ना, विस्मय और आदि। यहां पर विस्मय और आदि शब्दों का क्या हो रहा है? योग हो रहा है इस शब्द का। तो यानी कि एक ऐसा अव्यय जो विस्मय को तो दिखाएगा, पर विस्मय के साथ साथ और भी भाव हैं जिनको ये दिखाने का प्रयास करेगा। जैसे आपका हर्ष हो सकता है,
जैसे आपका शोक हो सकता है, जैसे आपका ये विस्मय, इसी को आश्चर्य कह देते हैं, जैसे आपका उल्लास कह सकते हो आप, उल्लास को दिखाता है। तो आदि, तो विस्मय आदि, आदि में हर्ष हो जाएगा, शोक हो जाएगा, शोक को दुख कहा जाता है ना, उल्लास। इन शब्दों का जो बोध कराता है, इन भावों का जो बोध कराता है, वही आपका विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है। तो इसकी अगर आपको परिभाषा बनानी हो तो इसकी परिभाषा स्पष्ट रूप से आप लोग यहां पर लिख सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं कि वे अव्यय, वे अव्यय, वे अव्यय जो, वे अव्यय जो हर्ष, शोक, विस्मय, विस्मय को ही आश्चर्य कहते हैं, विस्मय को ही क्या कहते हैं, विस्मय को ही आश्चर्य कहा जाता है ना, आश्चर्य, है ना, जैसे घृणा, जैसे घृणा आदि भावों को प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? आदि भावों को प्रकट करते हैं, आदि भावों को, आदि भावों को प्रकट करते हैं, आदि भावों को प्रकट करते हैं, आदि भावों को प्रकट करते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। शब्द खुद बताता है कि मैं क्या हूं, शब्द खुद बताता है कि मैं क्या हूं। तो विस्मय आदि और बोधक और अव्यय, अव्यय तो आपको पता है जिनका रूप नहीं बदलता, बोधक मतलब बोध कराने वाला, ठीक है। और विस्मय आदि, तो विस्मय आश्चर्य को कहा जाता है, यानी आश्चर्य, अरे भाई ये क्या, अरे भैया कैसे लग रहे हो, अरे भाई गोबर लग रहे हो बिल्कुल, ठीक है। तो हर्ष और शोक यानी सुख दुख आदि, घृणा आदि भावों को जो दर्शाने का काम करता है, उसको विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। आइए अब इसके कुछ भेद हैं, उन भेदों को लिखते हैं और उन शब्दों को जानने का काम करते हैं। हाँ, ये डीप नहीं क्षमा चाहता हूं, रुकिए, क्षमा चाहता हूं मेरे भाई। सीधा सरल ही तो है मेरे भाई ये इससे ज्यादा सीधा सरल क्या हो सकता है? वे अव्यय जिनसे सुख का, दुख का, आश्चर्य का, घृणा आदि भावों का पता चलता है, ठीक है, आदि भावों का पता चलता है। यहां पर लो, आपको सरल लिखना है और सरल लिख लो, जिसने वो लिख दिया वो भी लिख दो। आदि भावों का पता चलता है, का पता बताते हैं, है ना। वे अव्यय जो हर्ष शोक आदि घृणा भावों का पता बताते हैं, पता बताते हैं या बोध कराते हैं, या क्या लिखो, बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, उनको क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अब जैसे हमको क्या काम करना है, हमको क्या काम करना है, हमको यहां पर उनके भेद लिखने हैं। तो विस्मयादि बोधक अव्ययों के भेद लिख लो आप फटाफट, और उन शब्दों को भी देखने का प्रयास करो जो उन अव्ययों के अंतर्गत आते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद, अव्ययों के भेद, अव्यय के भेद आपको यहां पर जान लेने हैं, भेद आपको यहां पर जान लेने हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखो हर्षबोधक। क्या लिखो? सबसे पहले अब हर्षबोधक। हर्ष, हर्ष मतलब प्रसन्नता, हर्ष को दिखाने वाला। किसको दिखाने वाला? प्रसन्नता को दिखाने वाला, जिससे क्या होता है? खुशी जाहिर होती है, जिनसे हमारी खुशी जाहिर होती है। जैसे हम, जैसे नंबर आया वाह, क्या लिखते हैं? वाह। और हमेशा ध्यान रखना है कि इनके साथ आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है। क्या आता है? इनके साथ आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह दिखाई देगा, विस्मयादि बोधक। इनके साथ में आपका विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक चिन्ह दिखाई देगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला होता है, ये आपको लगा मिलेगा हमेशा। तो जब हम खुश होते हैं, वाह भाई क्या काम हुआ है, शानदार, वाह, ठीक है। तो वाह आपने लिखा, उसके बाद जैसे आप लिखते हो आहा, क्या ऐसे बोलते हैं ना, आहा। जैसे नंबर आएगा ना, कांस्टेबल में नंबर आएगा या ऑपरेटर में नंबर आएगा तो तुरंत बोलोगे, जैसे ना आहा मौज आ गई। पिताजी कैसे बोलेंगे? आहा। और पिताजी और प्रसन्न होंगे, शाबाश। क्या है? शाबाश। तो भावों को दिखाने का काम करता है विस्मयादि बोधक अव्यय। शाबाश, वाह, आहा। तो इस तरह से आपकी चीजें जाती हैं। उसके बाद इसी में ही बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या, जैसे ही नंबर आएगा, बहुत खूब, बहुत खूब, है ना। और कोई विशुद्ध हिंदी बोलने वाला होगा तो वो क्या बोलेगा? धन्य, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। ये है ना ये चीज।
हाँ हाँ, ये चीज समझ में आ रही, आहा, ऐसे ही बोलना चाहिए, आहा। तो ये चीज आपकी हो जाएगी, और इसी में आपका हो जाएगा वाह वाह, ऐसे बोलते हैं ना, वाह वाह। तो ये आपके खुशी को दिखाने वाले विस्मयादि बोधक अव्ययों में आपका आ जाएगा। सेकंड इसमें कौन सा आ जाएगा? सेकंड इसमें आ जाएगा आश्चर्य बोधक, यानी कि जो आश्चर्य को दिखाने का काम करता है। किसको दिखाने का काम करता है? आश्चर्य को। तो आश्चर्य मतलब आप किसी चीज को देख करके एकदम ऐसे हो जाओ, यार व्हाट इज दिस, यार भाई ये कितना सुंदर है, ठीक है, ये कितना सुंदर है। हाँ 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 हाँ, देखो ध्यान से, और देखने का समझ प्रयास करो। हाँ, हिंदी का गणित पढ़ाते हैं, बिल्कुल हिंदी का गणित पढ़ाते हैं भाई। उसके बाद यहां पर जैसे इसमें आ जाएगा ओहो, कैसे? जैसे ही किसी को देखते हो, मान लिया जैसे तुम्हारा कल को ब्याह होएगा, कल को तुम्हारा ब्याह होएगा और भाई साहब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने सज के आएगा, तो ओहो, क्या कहने, तो बाद में कहा चल चल निकल ले यहाँ से ओहो, तो पत्नी कही चल चल मुझे शॉपिंग करवा के ला, ज्यादा टेंशन मत ले, चल तेरी ओहो निकालूंगी वहां पे। तो ओहो, उसके बाद क्या, एकदम से जब आश्चर्य, क्या क्या, अरे, इसके बाद तो आश्चर्य, आपका चेहरा भी वैसे ही हो जाएगा, अरे। तो आदि आदि शब्द इसमें आ जाएंगे। वाह भी कई बार इसमें यूज हो जाता है, जब किसी चीज को देखते हैं ना, यार वाह, है ना, जब कहीं पर जाते हैं ना, कहां पर, देखो इस वाह में और इस वाह में भी अंतर है, ये दोनों जगह यूज हो रहा है, वाह। जैसे कहीं जाते हैं और कोई सुंदरता की चीज देखते हैं, कोई प्रकृति का नजारा, वाह, ऐसे खड़े खड़े रह जाते हैं। और जब कल को नौकरी लग जाएगी और ब्याह के लिए देखने जाओगे लड़का लड़की और पसंद आए, तो वाह यार भाई, यही है मेरी सोलमेट, यही है मेरा सोलमेट, ऐसे चीजें आपकी जाएंगी। थर्ड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? थर्ड इसमें आपका हो जाएगा शोक बोधक, यानी कि जिससे दुख को हम दिखाने का प्रयास करेंगे, जिन अवयवों से हम लोग दुख को दिखाने का प्रयास करेंगे। किसको? दुख को दिखाने का प्रयास करेंगे। तो दुख कैसे दिखाया जाता है? तो दुख दिखाया जाता आह, है ना, जैसे भी एकदम कोई दुख जनक खबर हमको मिलती है तो एकदम से कर बैठते, आह, आह निकलती है ना, मेरे मन से आह निकलती रही, तुमने क्या सिला दिया कि लुट, ऐसा कुछ गाना है ना, आह, तो आह दुख में निकलती है, आह दुख में निकलती है। ऊह क्या होती है? ऊह, तो जैसे करते हैं ना, ऊह, आप महसूस करिए, आप सुनिएगा कभी ना कभी इन चीजों को जीवन में, तो लोग ऐसा करते हैं एक्चुअल में, ऊह, है ना। बहुत ज्यादा दुख जब आता है तो आदमी एकदम हाथ ऐसे रख लेता है, एकदम किसी चीज पर सहारा लेता है, उह, ऐसे बोलता है आदमी, यकीन मानो मैंने देखा है बोलते हुए, आप भी देखो, आह, हाँ, उह। उसके बाद जैसे कोई भी दुखद घटना आ जाती है तो राम राम बोलते हैं, राम 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 राम। किसी की मृत्यु की खबर जब आती है तो आदमी बोलता है राम राम। कोई चोट गंभीर किसी को लग जाती है तो आदमी बोलता है दुख में राम 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 राम, ऐसे बोलता है, ये ध्यान रखें आप, राम राम हो गया। उसके बाद जैसे कोई भी दुख की खबर आती है तो बोलता है आदमी बाप रे बाप रे बाप रे, ऐसे बोलता है ना, बाप रे ये क्या हुआ, बाप रे, तो बाप रे शब्द बोला जाता है। और उसके बाद कुछ लोग हे राम भी बोलते हैं, हे राम, हे राम, राम राम, हे राम। तो दुख जनक, शोक जनक शब्दों में इनको माना जाता है, बोधक में माना जाता है। उसके बाद चौथे नंबर पर आपका आ जाता है संबोधन बोधक। कौन सा आ जाता है? संबोधन बोधक हमारा आ जाता है। कौन सा आ जाता है बाबू? संबोधन बोधक। संबोधन का मतलब होता है किसी को बुलाना या पुकारना। तो जब संबोधन के लिए आप चीजों का प्रयोग कर रहे होते हो तो वहां पर कैसे कैसे शब्द आपके आ सकते हैं। तो वहां पर किसी को कैसे बुला सकते हो? तो किसी को अरे सुनना, अरे, किसी को बुलाना, अरे सुनना। या अगर कोई यार दोस्त हो और आप हरियाणा से या वेस्टर्न यूपी के किसी जिले से हो तो आपको अरे रे सुनिए, रे क्या बोलते हैं, रे सुनिए, रे, तो रे करके बुलाते हैं, रे करके बुलाते हैं। उसके बाद इसी में अब कल को जब होएगा ब्याह, क्या होगा? कल को होगा ब्याह और नई नई दुल्हन जी आएंगी तो शुरू शुरू में आपको कैसे बुलाएंगी? वो शुरू शुरू में बुलाएंगी अजी सुनते हो, तो आप भी ऐसे ऐसे करके आओगे, हाँ जी सुनाइए, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आएगा, ऐसे ऐसे करके। और थोड़े दिन बाद जब ब्याह पुराना हो जाएगा तो फिर वही जो अजी कह करके बुलाते थे दूर से, रे सुनिए, रे, तो सीधे वो एकदम रे करके बुलाएंगे। कहां से? रे करके। और जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में माँ को अरी कह करके बुलाते हैं, अरी, अरी कह के बुलाते हैं, अरी सुनिए,
तो ये सब क्या है, ये संबोधन में आ जाता है। किस में आ जाता है? संबोधन, यानी बुलाना या पुकारना में आ जाता है। ठीक है, चलो आनंद लेते रहो और चीजों को सीखते रहो। उसके बाद स्वीकार बोधक आ जाता है। स्वीकार करना मतलब आप किसी चीज में यस कर रहे हो। स्वीकार का मतलब आप किसी चीज में हामी भर रहे हो। किसी चीज में आप हामी भरते हो तो वहां पर क्या चीजें आपकी आ जाएंगी? जैसे आपने वहां पर लिखा हां, जैसे आप वहां पर लिख सकते हो ठीक, जैसे आप वहां पर बोल सकते हो अच्छा, ठीक है अच्छा, और उसी में आप बोल सकते हो जी हां, जी हां। तो आप इनको देखोगे, ये स्वीकार करने के संबंध में या स्वीकारोक्ति का बोध करवा रही है। हां, ठीक है, ठीक, ठीक है, अच्छा, जी हां। इस तरह से आपकी ये चीजें चली जाएंगी, इस तरह से ये चीजें हो जाएंगी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? बताओ इतना पर्सनल क्यों हो जाते हैं? इसको पर्सनल होना नहीं बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं रिलेटिविटी। इसको बोलते हैं रिलेटिविटी, कि जितने लाइफ के एग्जाम्पल देके चीजें समझी और समझाई जाती हैं, उतनी शिक्षण, उतना ज्यादा शिक्षण जीवंत हो उठता है, उतना ज्यादा लाइव। केवल लाइव क्लास चलाने से चीजें लाइव नहीं होती हैं, सम्यक और व्यावहारिक उदाहरण देने से, जीवंत उदाहरण देने से क्लास लाइव होती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं फटाफट इनको। 2-3 और हैं इसमें। उसके बाद आपका इसमें आ जाता है स्वीकार बोधक के बाद तिरस्कार बोधक। कौन से नंबर पे था? 5वें पे था। उसके बाद 6वें नंबर पर हम लोग लिख लेते हैं तिरस्कार। तो तिरह धन कारह विसर्ग संधि का उदाहरण है तिरस्कार बोधक। जब आप किसी का तिरस्कार करते हैं ना, तिरस्कार करना मतलब किसी को दुत्कारना। एक तरह से तिरस्कार का मतलब क्या होता है? तिरस्कार का मतलब होता है किसी को दुत्कारना, किसी को दुत्कारना। दुत्कारने की सेंस में चीजें आपकी वहां पर जाती हैं, दुत्कारने की सेंस में आपकी चीजें वहां पर जाती हैं तिरस्कार में। तो तिरस्कार बोधक में आपका क्या आ जाएगा? जैसे आप लिखोगे छी, है ना, छी। जैसे को ना कोई चीज आपको गंदी लगती है तो आप एकदम से छी, दूर हटो, दूर दूर। या जैसे आप शब्द बोल देते हो दूर, दूर शब्द बोल देते हो दूर, तो छी, दूर। बहुत क्षेत्रों में आपने दूर शब्द बोलते सुना हो, दूर, यार क्या लग रहा है, दूर। तो तिरस्कार आप एक तरह से वहां पर कर रहे हो। उसके बाद अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती, तिरस्कार करना चाहते हो, तो उसको बोलते हो थू 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 थू, दूर करो, दूर करो, दूर करो। तो तिरस्कार मतलब घृणा के भाव को ये कहीं ना कहीं आपके दिखाने का प्रयास कर रहा है। और इसी में आपका आ जाता है हट, और इसी में आपका आ जाता है चुप। तो अगर कोई आपको कहता ना हट, तो आपका तिरस्कार कर रहा है। कोई कह रहा है चुप, यह आपका तिरस्कार कर रहा है। यह बात आपको ध्यान रखनी और समझनी चाहिए। उसके बाद 7वें नंबर पर हमारा कौन सा आ जाता है? 7वें नंबर पर हमारा आ जाता है अनुमोदन बोधक। क्या आ जाता है बाबू? अनुमोदन बोधक हमारा आ जाता है। अनुमोदन बोधक हमारा आ जाता है। तो अनुमोदन बोधक, हाँ अनुमोदन। तो अनुमोदन क्या चीज होती है? अनुमोदन होता है किसी के द्वारा कही गई बात को बल देना। जैसे किसी ने कहा कि वहां पर 10 आदमी खड़े थे, तो पीछे से मैं भी कह दूं हां जी 10 आदमी खड़े थे। तो किसी की कही गई बात को जब मैं पीछे से सपोर्ट करता हूं तो उसको अनुमोदन कहा जाता है। और अनुमोदन बोधक में आपका क्या आ जाएगा? हां हां ऐसा ही हुआ था, हां हां ऐसे, है ना, हां हां ये भाई 10 आदमी थे, हाँ हाँ 10 आदमी थे, हाँ हाँ 10 आदमी थे। ये इसमें आपका आ जाता है। और इसी में आपका आ जाता है अच्छा, हाँ अच्छा अच्छा, ये श्रेणी में आपका चला जाता है। और लास्ट में आपको बता देना चाहता हूं, लास्ट में आपको समझा देना चाहता हूं, इसमें आ जाता है विवशता। विवशता, विवशता, विवशता। विवशता क्या होती है? विवशता कहा जाता है मजबूरी को, कंपल्शन को। विवशता मतलब मजबूरी, है ना, मजबूरी। विवशता मतलब मजबूरी, मजबूरी की उसमें जाती हैं चीजें। और मजबूरी के श्रेणी में जब चीजें जाती हैं तो वहां पर आपकी चीजें कैसे जाती हैं? काश। जहां पर आप कुछ नहीं कर सकते हो वहां पर आप काश शब्द का इस्तेमाल करते हो। काश मैं राम सर की हिंदी की क्लास में पढ़ लेता और उनको ये ना कहता कि इतना डीप मत पढ़ाओ या इतना ऊपर मत पढ़ाओ, ऐसा मत पढ़ाओ, वैसा मत पढ़ाओ। अगर मैं उनकी क्लास में पूर्ण ढंग से पढ़ लेता तो काश मेरे 37 में 37 नंबर आ जाते, मैं आज यूपी पुलिस में अपने दोस्तों के साथ ट्रेनिंग पर होता। पर अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जीवन में ये चीजें आपके नहीं आएंगी। काश शब्द आया, जैसे हे भगवान, जब आदमी लाचार होता है तब ऐसी चीजें बोलता है। काश, हे भगवान, काश, हे भगवान, ये शब्द आ जाएगा। और आपका इसमें कदाचित शब्द भी ऐड हो सकता है, कदाचित।
तो ये सब के शब्द आपके किस में आ जाते हैं, ये सारे के सारे शब्द आपके, हाँ नहीं ऐसा लगता है, आप देखो इस समय पसीने चल रहे हैं मुझे, हाँ अंदर पूरा जो है वो पसीना पसीना हो गया है, पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई। हाँ हाँ, अच्छा सत्यम चौधरी सर, सत्यम बोल रहे हैं सर मैंने ऐसा कंटेंट कहीं नहीं देखा है। अब मुझे थोड़ा समय तो दीजिए, देखो पिछले जितने टॉपिक मैंने कराए क्रिस्टल क्लियर होंगे, और अभी जब मैं संधि शुरू करूंगा बिना एक सिंगल ट्रिक के पूरी संधि आपके दिमाग में होगी। आप क्वेश्चन कैसा भी देखोगे झट से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, झट से। आप मेरे को टाइम तो दो, थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन तो करने दो, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया यार, 10 बज गए, निपात रह गया हमारा, और निपात में मेरे को कम से कम अभी 10-15 मिनट और चाहिए। अब क्या करें, क्या करें यार भाई, अब 15 मिनट के लिए मंडे में क्लास लगाएं, क्या करें आप मुझे सलाह दो। जी, शुक्रिया, शुक्रिया, आप बहुत अच्छे अच्छे रिमार्क मेरे लिए लिख रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हिंदी ऐसी कहीं नहीं पढ़ी, हिंदी के सबसे बेस्ट टीचर, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। देखो मैं तो बहुत, मैं जो भी कुछ हूँ अपने गुरुजनों की कृपा से हूँ, वही श्रेष्ठ है। नेक्स्ट, अब वो 15 मिनट का टॉपिक है यार, उसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मंडे कर लें क्या उसको, मंडे फिर आधे पौने घंटे क्लास होएगी फिर, चलो मंडे कर लेते हैं, आज के टॉपिक में से उसको हटवा देते हैं। अब इतनी तरीके से कमेंट जा रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा भाई साहब, ऐसा लग रहा है मेरी बराबर में से कोई 170-80 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी जा रही है। ठीक है, क्योंकि अब 10 बजे क्लास भी है, तो चलो अब मिलते हैं, फिर मंडे करेंगे, फिर मंगलवार से शुरू करेंगे आपकी ना संधि को, ठीक है। खूब प्रसन्न रहो, अच्छे से पढ़ो, देखो आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, बहुत, देखो कितना कंटेंट हमने पढ़ लिया है आज, देखो ये आपने हमने मौलिक पढ़े, इनको कितने अच्छे से हमने समझा। देखो अगर आप ऐसे नहीं समझोगे तो कभी आप समझ ही नहीं पाओगे चीजों को, तो शब्दों को तोड़ो, सब हमने बहुत अच्छे देखा। चलिए आपका बहुत प्यार है, और यह प्यार ऐसे ही बना रहे, फिर मिलते हैं मंडे को, निपात एक अलग ही टॉपिक में लगवाएंगे। हाँ, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर।